नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, वक्फ संशोधन का जो मामला है वो अभी पूरे अपने उफान पे है और राजनीति को इसने खूब गर्म कर दिया है। मतलब तापमान के ऊंचे स्तर पर है। क्यों है? राजनीति है। बिहार का चुनाव है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ये दो प्रदेश ऐसे हैं जो भारतीय राजनीति के लिए, खास करके केंद्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों को मिला दिया जाए तो 8 4 12 120 के करीब सीटें होती हैं। अब सोच लीजिए, इसमें 100 75 80 जितनी भी मिले तो आपका दावा जो है केंद्र में मजबूत हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल के पीछे भाजपा की ये राजनीति हो सकती है या है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वक्फ चुनावी मुद्दा बनेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इस पे कई तरह की बातें हो रही हैं कि वक्फ में खूब लूट खसोट मची हुई थी और उस पर कोई रोक नहीं है। एक बात और आ रही है कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें जो हैं वो वक्फ बोर्ड के पास ही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो धार्मिक चीजों को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन वक्फ संशोधन बिल जो है या अभी वक्फ संशोधन जो है, जो अभी लोकसभा राज्यसभा से भी पारित हो चुका है और राष्ट्रपति महोदया ने भी इस पर अपना सिग्नेचर कर दिया है, ठीक है। लेकिन अब विपक्ष जो है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। कानून तो ये बन गया, तो इसमें बहुत सारे मामले ऐसे उठाए जा रहे हैं कि इस पर कुछ ही लोगों का कब्जा था। बहुत सारे डिस्कशंस चले राज्यसभा में और लोकसभा में, उसमें ये खुल कर आया। एक दो सांसदों ने तो चिट्ठियां भी पढ़ दी और बहुत सारे रिपोर्ट्स का हवाला भी दे दिया कि कहां कहां किसने किसने कैसे कैसे कैसी कैसी गड़बड़ियां की हैं। जैसे कुछ होटलों के नाम बताए गए, जैसे मैरियट का नाम बताया गया, ओबराय का नाम बताया गया, और भारत में एक बहुत बड़े पूंजीपति मुकेश अंबानी है, रिलायंस के मालिक हैं, उनके विषय में भी बोला गया कि एंटीलिया जो है वक्फ के संपत्ति पे बना हुआ है। और कुछ लोगों ने यह भी बता दिया है कि भाजपा ने उनको बचाने के लिए ही ये बिल लाया है। दरअसल ये हास्यास्पद स्थिति है। गड़बड़ी तो वक्त में रही होगी, नहीं तो ऐसा नहीं होता। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आखिर ये क्या है। बहुत सारी चीजें जो है जिन्हें केंद्र सरकार करती है उसको बताती नहीं है, लेकिन वो लेके ऐसी चीजों को आती है जिस पर परेशानी सबसे ज्यादा कांग्रेस को पैदा होती है। कांग्रेस ने इतिहास में जो जो गलतियां की हैं उसी को कुरेदती है, उकसाती है और उभारती है भाजपा। दरअसल इसमें आरोप भाजपा का ये है और बहुत सारे जो एलआई हैं कि भाई वक्फ संपत्तियों पर उन्हीं लोगों का कब्जा था या वही लोग मैनेजमेंट में थे जो एलिट मुस्लिम थे। एलिट मुस्लिम थे अर्थात सवर्ण थे, सैयद थे, शेख थे, पठान थे, ऐसे लोग ही होंगे। एलिट वही लोग हैं। कई वर्षों से वक्फ का मामला चल रहा था, लेकिन इस पर कुछ खास नहीं हो रहा था। वैसे अगर राजनीति नहीं होती और बीजेपी को सच्चे हृदय से कुछ करना होता तो वो 2014, 15, 16 में कभी भी कर सकती थी। लेकिन भाजपा को तो यहाँ राजनीति भी करनी है, नहीं तो पहले ही कर चुकी होती। लेकिन चलिए, उनके हिसाब से देर आए दुरुस्त है। इसमें दो चीजें हो गई हैं। दरअसल भाजपा का ये मानना है और उनके लोगों का हंसते मुस्कुराते हुए बहुत लोग बोलते भी हैं कि भाई हमें उनका पूरा वोट तो चाहिए नहीं, 5 से 7%, 10% भी अगर हम खिसका लें तो ये काम हो जाएगा। उसमें जो होशियार लोग हैं, जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं बढ़िया, उनका यही मानना है। उनका यह भी मानना है कि ये लोग हमें वोट तो देंगे नहीं। लेकिन जब से पासमानदाओं की बात उसमें उभर कर सामने आई है तो भाजपा ने और कुछ ने यह दिखाने की कोशिश की है कि पासमानदा मुस्लिम जो हैं, अर्थात जो उसमें दबे कुचले हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उन लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है। चाहे शिक्षा के मामले में हो, रोजगार के मामले हो, संपत्ति के मामले में हो, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। और भाजपा या केंद्र सरकार इस बिल के माध्यम से या इस कानून के माध्यम से उनके साथ न्याय करना चाहती है। बात यही है। लेकिन बात इसके आगे तक भी जाती है। 4-5 पार्टियों को इसमें विपक्ष जो है वो विलन के तरह भी दिखा रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम तो जनता दल यूनाइटेड का है, नीतीश कुमार का, क्योंकि वो बड़े एलाई हैं भाजपा के साथ। और उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी के हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको भी उसी तरह पेश किया जा रहा है। उसके बाद ये अपने चिराग पासवान हैं, उनको भी इसी तरह दिखाया जा रहा है। मांझी साहब को दिखाया जा रहा है जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हैं, तो उनको भी दिखाया जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि टीडीपी और जेडीयू ने कुछ सलाह दिए थे जिससे केंद्र सरकार ने मान लिया था। नीतीश कुमार की पार्टी जो है, एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार कई बार
उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं भारतीय राजनीति में इधर 15-20 सालों में कि देश में बहुत सारी पार्टियों ने, यहाँ तक कि केंद्र ने भी उसका अनुसरण किया है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, जैसे लड़कियों को साइकिल देना है या महिला आरक्षण जो है पंचायत स्तर पर, जो पंचायती राज में, उसमें भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। लेकिन पासमानदा राजनीति की शुरुआत बेशक कहीं और भी हुई होगी, लेकिन बिहार में सबसे पहले और सबसे मजबूती से नीतीश कुमार ने किया है। उन्होंने अली अनवर को सांसद बनाया, डॉक्टर एजाज अली को सांसद बनाया, गुलाम गौस को एमएलसी में लिया। ऐसे गुलाम गौस पहले दूसरी पार्टियों में भी रहे। पासमानदा लोगों पर नीतीश कुमार का काम ठीक ठाक रहा है, और या जितने भी मुस्लिम बुद्धिजीवी रहे हैं ये सभी लोग स्वीकार करते हैं। ठीक है, लेकिन एक दर्द उनकी पार्टी के लीडर्स में तो हरदम है, रहता है कि भाई सब कुछ करते हुए भी मुस्लिम जो हैं उन्हें वोट नहीं देते या बहुत कम देते हैं। देते तो हैं लेकिन कम देते हैं, तो उससे उनकी सीटें उतनी नहीं हो पाती जितने की उनको आशा होती है, तो इसलिए उनको थोड़ा दर्द भी रहता है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि उनके रहते बिहार में, जैसे लालू जी के रहते हुए भी कभी दंगा उंगा नहीं हुआ, इसलिए उसी तरह नीतीश कुमार के सत्ता में रहते हुए भी कभी दंगा नहीं हुआ है। एक आध घटनाएं हुई हैं तो बहुत फौरी कार्रवाई करते हुए उन्होंने कुछ नेताओं के बच्चों को अंदर भी भेज दिया था। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने 5 सुझाव दिए थे और उस 5 सुझावों को मान लिया गया। तो जब 5 सुझावों को मान लिया गया तो अब कोई कारण नहीं रहता है कि वो केंद्र सरकार का विरोध करते। हमने गुलाम गौस साहब से खुद भी बात की, पूछा कि क्या आप इस्तीफा देंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि हमने 5 सुझाव दिए थे और 5 को मान लिया गया, तो इस्तीफा देने का सवाल नहीं। 5 सुझाव दिया गया था जनता दल यूनाइटेड के द्वारा, जिसे केंद्र ने मान लिया। 5 सुझाव में पहला सुझाव था कि जमीन राज्य का मसला है और उसे बना रहने दिया जाए, अर्थात उस पर जो भी काम होगा वो राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, नियम हैं, उन्हीं के तहत किया जाएगा। पहला सुझाव तो यह था। दूसरा था कि कानून पूर्व की तारीख से प्रभावी नहीं हो, कानून पूर्व की तारीख से प्रभावी नहीं हो, यह भी मान लिया गया। तीसरा और महत्वपूर्ण सुझाव था कि अगर वक्फ की संपत्ति पर, कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति पर अर्थात जमीन पर अगर कुछ बना हुआ है पहले से, जैसे मस्जिद हो, दरगाह हो, और वो जमीन निबंधित नहीं हो, तो उससे कोई छेड़छाड़ न किया जाए। इसको भी केंद्र सरकार ने मान लिया, क्योंकि विपक्ष के तरफ से और कुछ बुद्धिजीवियों के तरफ से भी ये लगातार बात आ रही है कि भाई इन संपत्तियों को और जमीनों को छीन करके, खास करके जमीनों को छीन करके इसे मतलब बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दिया जाएगा। ये एक डर बना हुआ था। ठीक है, तो इस पर बात हुई कि भाई उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और वो जमीन कोई कब जाएगा नहीं। ठीक है, जो निबंधित नहीं होगा उसको भी, और उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया। उनका चौथा सुझाव ये था कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उससे विवाद जो जुड़ा हुआ है, वक्फ की संपत्तियों से जुड़े विवाद के लिए जिलाधिकारी से ऊपर के अधिकारी को नियुक्त किया जाए। इसे भी केंद्र सरकार ने मान लिया कि उसका जो मामला होगा वो जिलाधिकारी से ऊपर के अधिकारी देखेंगे। इसको भी केंद्र सरकार ने मान लिया। जो 5वीं मांग थी या सुझाव, जनता दल यूनाइटेड की जो 5वीं मांग थी वो ये थी कि वक्फ संपत्तियों के डिजिटाइजेशन के लिए, ठीक है, 6 महीने का समय जो दिया गया है उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसको भी केंद्र सरकार ने मान लिया। तो इस पर जनता दल यूनाइटेड राजी हो गई। इस मामले पर दोस्तों हुआ यह भी है कि इस मामले पर पुराने बहुत सारे जो गड़े हुए मुर्दे थे उसको भी उखाड़ा गया। सच्चर कमेटी ने बताया था कभी कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की हैं, और इसका मिसमैनेजमेंट ना हो, मतलब मैनेज ठीक से किया जाए, बहुत बढ़िया से मैनेज किया जाए, तो हजारों करोड़ में इनकम हो सकता है। लगभग 12,000 करोड़ की राशि सच्चर कमेटी ने बताई थी, लेकिन जो कमाई होती है उससे या जो इनकम आता है उतना होता नहीं है, बहुत कम होता है। तो इस पर भी केंद्र सरकार की नज़र थी। नज़र इसलिए थी कि वो दिखा सके जनता को कि भाई कांग्रेस जो है या विपक्ष जो है इतने दिनों से क्या करती आ रही थी। अब देखिए, इसमें एक पेच जो था जिसमें बहुत बुरी तरीके से राजद फंसती, लेकिन उन्होंने अपना फेस सेविंग कर लिया है।
संसद में एक डिस्कशन में लालू प्रसाद यादव ने खुलेआम बोला था कि भाई वक्फ की जो संपत्तियां हैं, खास करके उन्होंने पटना के विषय में बताया था कि उसका कैसे बंदरबांट किया गया है। बहुत सारी जमीनों पर आलीशान बिल्डिंग्स बनवा ली गई हैं। ये वीडियो आप देख लीजिए। बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई, चाहे सरकारी हो या गैर उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, सब ने बेच दिया। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया। आगे से खैर अब तो लाइए इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका कि ये कोई गरीब गुरबों के लिए नहीं किया गया है। बड़े बड़े लोग इस पे काबिज थे और उन्होंने बेच लिया है। तो बड़े बड़े लोग कोई ऐसा तो है नहीं कि टेम्पू चलाने वाले, रजाई बनाने वाले, पंचर साटने वाले, जिस अब्दुल का नाम बार बार लिया जाता है, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, कटाई करने वाले जो हैं, या चिकन और जो मटन बनाते हैं, वो लोग तो कब्जा नहीं कर सकते, उनकी औकात की बात नहीं है। बड़े लोग ही होंगे। उन्हीं बड़े लोगों को दरअसल तकलीफ है। उसी में से कुछ लोग हैं जो विवाद खड़ा कर रहे हैं या वो चाहते हैं उसमें नुक्स निकाल रहे हैं। तो बहुत सारी कमियां भाजपा सरकार की भी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनको साफगोई से कुछ बहुत बढ़िया काम करना था तो आते ही कर देते। 10, 11, 12 सालों की क्या जरूरत थी भाई, पहले आते ही कर देते। आपको अगर इसी तरह की राजनीति करनी थी तो कर देते। लेकिन खैर, वो पार्टी है, उसकी अपनी समझ है कि वो कब करें, क्या करें, ना करें, ये उनकी समझ है, भाजपा की समझ है। लेकिन किया। अब ये है कि वो ये समझाने में लगे हुए, और मुस्लिम बुद्धिजीवियों का एक बहुत बड़ा तबका है जो पसमानदा है, वो अपने लोगों को समझाने में लगा हुआ है कि हमारे साथ सदियों से बहुत अत्याचार हमारे लोगों ने ही किया है। मुस्लिम एलिट के बारे में, मुस्लिम सवर्णों के बारे में वो बोलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इस मामले में बहुत सारे पसमानदा भी हैं, वो एक साथ मिल करके इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार है या जदयू है या टीडीपी है, उन लोगों का भी ये मानना है कि उन्हें ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं, कुछ खिसक है उधर से 10%, 15%, 20%, और बिहार चुनाव अभी काफ़ी समय है, 6-7 महीना है, तब तक कुछ लोग समझा लेंगे दोनों तरफ जो है। तो इसमें बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस फंस गई है, ठीक है। लेकिन राजद ने एक उस बयान से, लालू प्रसाद यादव ने जो दिया था, उस बयान से उसने अपना जो चेहरा है उसको बचा लिया है, पाक साफ रख लिया है। बट टीडीपी ने भी बहुत सारे मामले उठाए थे इसमें। उन्होंने ही बोला था कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां हैं और इन संपत्तियों का जो इस्तेमाल है वो गरीबों के कल्याण के लिए होना चाहिए था, महिला कल्याण के लिए होना चाहिए था, इससे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनने चाहिए थे। भारतीय सूफी फाउंडेशन के कशिश वारसी जो हैं, वो सदर हैं, उन्होंने कहा कि तब ये वक्फ माफिया कहाँ थे जब गरीबों का हक लूटा जा रहा था, तब इन्होंने स्कूल, कॉलेज और महिला कल्याण के लिए क्यों नहीं काम किया। तो ये भी एक प्रासंगिक मामला है, उसमें भी लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी ने ही सबसे पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की थी, जिसे मान लिया गया, और जेडीयू ने जोर देते हुए कहा था कि ट्रस्ट को ये अधिकार हो कि सभी वर्गों का उससे कल्याण हो और सबकी सुनी जाए। जो लोग पासमानदा हितों की बात करते हैं तो उनका कहना है कि सबकी नहीं सुनी जाती थी, उसमें जो बहुत ऊपरी तबका था, मलाईदार तबका था, उनको सुना जाता था। भाजपा अगर चाहती है किसी मामले में आगे बढ़ के काम करना और उसे करा लेना है तो उसे आता है करा लेना, चाहे एन केन प्रकारण जैसे भी हो, वो काम करा लेती है। अब इसमें क्या है कि ये भविष्य के गर्त में है कि सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा और सबसे ज्यादा हानि इसमें किसको होगा। तो ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना है कि भाजपा ने कांग्रेस की गलतियां सबसे ज्यादा दिखाई है और सबसे ज्यादा हमलावर जो है कांग्रेस ही है भाजपा पे, ठीक है। तो इसमें लगता है कि जो राजद है, बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार ने तो पहले इस पर काम किया है, तो उनको उस हिसाब से वोट नहीं मिला है। लेकिन अब वो सोच सकते हैं, जैसे उनके प्रचार प्रसार का तरीका जो है वो बहुत ही साधारण होता है, ठीक उसी तरह जैसे कांग्रेस अपना प्रचार प्रसार करती है। तो अगर प्रचार प्रसार ढंग से करें और जिनके लिए ये कानून बना है उन तक ये बात पहुंचे और वो समझ जाएं
कि नहीं ये हमारे हक की बात है, तो हो सकता है कुछ उनको लाभ मिले। भाजपा ने भी इसलिए अपना पसीना इतना बहाया है कि भाई लाभ उसको भी मिल जाए, कुछ नहीं 2% 4% उसी पर वो खेलती है। अगर उसको उतना लाभ मिल जाता है तो फायदा हो जाएगा। लेकिन राजद भी इस स्थिति में है, मजबूत है, और राजद देख रही है कि मुस्लिम जो है हमारे पक्ष में आएंगे। कांग्रेस को भी यही आशा है, ठीक है, सबको आशा है कि हमारे पक्ष में आएंगे। लेकिन ये भविष्य के गर्त में है। जब विधानसभा का चुनाव होगा, बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, तो इसमें ये पता चलेगा कि भाई क्या मुस्लिम लोग टैक्टिकल वोटिंग करेंगे, एक जगह होके किसी एक को देंगे, या उनके वोटों में भी उसी तरह बिखराव होगा, बैंक नहीं रहेगा। जैसे कि तमाम सनातनी अर्थात हिंदुओं की जो जातियां हैं, तमाम जातियां हैं, वो सबको वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू हिंदू चिल्लाने से लोग केवल भाजपा को ही वोट देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। या कांग्रेस को छोड़ देते हैं या राजद को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजद का जो सबसे बड़ा वोटों का बैंक है, यादव और मुस्लिम सारे वोट उन्हीं को मिलते हैं, ऐसा भी नहीं है। इसी तरह इसमें भी ऐसा होगा या नहीं होगा, ये भविष्य के गर्त में है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको ठीक लगा हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव दें। धन्यवाद।